Study IQ IAS. Smart aspirants #1 choice. एक बार फिर अमेरिका की किरकिरी हो चुकी है। हर बार की तरह इस बार भी वॉर एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां ना तो जीत दिखाई दे रही है और ना ही एंड। मतलब साफ तौर पर ईरान वॉर में कंफ्यूजन है। अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो एक बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अमेरिका ने शायद ही कोई ऐसी जंग लड़ी हो जिसे सीधे निर्णायक जीत कहा जा सके। ऐसे में एक सवाल निकलकर सामने आता है कि आखिर दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री होने के बावजूद अमेरिका वॉर क्यों नहीं जीत पाता। ये सवाल कोई क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए नहीं है। ये एक ऐसा पैटर्न है जो दशकों से रिपीट हो रहा है, जहां अमेरिका की मिलिट्री के पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, टेक्नोलॉजी अनमैच्ड है, लेकिन फाइनल आउटकम हमेशा आधा अधूरा रह जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक पार्टी या किसी एक लीडर की गलती नहीं है, चाहे वो 1945 से 1953 के बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन हो, जिन्हें कोरिया में स्टेलमेट मिला, 1963 से लेकर 1969 के बीच लिंडन बी जॉनसन, जिन्हें वियतनाम ने बर्बाद किया। वियतनाम में उन्हें दुनिया का सबसे मैसिव बॉम्बिंग कैंपेन चलाया था, लेकिन इस छोटे से देश की गुरिल्ला फोर्स ने उन्हें घुटनों पर ला दिया। 2001 से 2009 के बीच जॉर्ज डब्ल्यू बुश का भी यही हाल रहा। वो इराक और अफगानिस्तान के दलदल में बुरी तरह से फंस गए थे। ऐसे ही 2009 से 2017 के दौरान बराक ओबामा थे, जिन्होंने वहां से निकलने की नाकाम कोशिश की। अमेरिका का नसीब हर प्रेसिडेंट के टेन्योर में एक जैसा ही रहा है। इसलिए ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अकेले ही है जो किसी वॉर में फंसने के बाद निकलने के लिए फड़फड़ाते नजर आ रहे हैं। अमेरिका की यही कहानी है। पावर बदलती रही, पार्टी बदलती रही, लेकिन आउटकम कंसिस्टेंटली वही इनकम्प्लीट रहता है। हर बार ऐसा लगता है जीत जैसे बस पास दिखाई दे रही हो, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं लगता। तो फिर ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर इसके पीछे क्या रीजन है। क्यों अमेरिका की टैक्टिकल विक्ट्रीज कभी स्ट्रैटेजिक सक्सेस में बदल नहीं पाती। अब जरा 28 फरवरी 2026 का सीन याद करो। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स किए। इसमें इन्होंने अपने टारगेट्स भी बड़े केयरफुल तरीके से चूज किए थे। मतलब मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी, स्ट्रैटेजिक फैसिलिटीज, लीडरशिप और न्यूक्लियर प्रोग्राम। शुरुआती तौर पर यह इंप्रेशन दिया गया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल है और प्रिसीजन स्ट्राइक्स में अपना काम कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनी की मौत के बाद तो एक पल के लिए पूरी दुनिया को लगा कि यह कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर की रियलिटी हॉलीवुड की फिल्मों जैसी नहीं होती। ईरान ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया और उसके बाद उसने रुकने का नाम नहीं लिया। मिसाइल और ड्रोन रिटेलिएशन फैलती गई। इजराइल से लेकर गल्फ स्टेट्स तक मिसाइल अलर्ट्स बजने लगे। अबू धाबी तक में फायर की खबरें आई और पूरा रीजन एक चेन रिएक्शन में घिरता चला गया। इस सब के बीच बात एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच गई। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो ग्लोबल इकोनॉमी का सबसे सेंसिटिव नर्व है। दुनिया का लगभग 20% ऑयल ट्रेड यहीं से गुजरता है। जैसे ही यहां डिसरप्शन का रिस्क बना, वॉर का नेचर तुरंत बदल गया। यहां सिर्फ मिसाइल्स और एयर स्ट्राइक्स का कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्राइसिस बन गया। इसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने की भरचक कोशिश की। धमकी पे धमकी दी गई, यहां तक कि वो गाली गलौज करने तक पर उतर आए। लेकिन ईरान ने हॉर्मुज को खोलने की बजाय हमले जारी रखे। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कह डाला कि ईरान के साथ कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट। इसके बाद पूरी दुनिया को लगा कि शायद ट्रंप ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करने जा रहे हैं। लेकिन इस भयंकर धमकी के चंद घंटों बाद पता चलता है कि ट्रंप ने 2 हफ्ते का सीज फायर अनाउंस कर दिया है। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि यह सीज फायर लगभग ईरान की टर्म्स पर था। यानी एक और वॉर जहां शुरुआत डोमिनेंस से हुई, लेकिन एंड वहीं पुरानी एम्बिग्युइटी पर आकर रुक गया। ईरान में ना तो रिजाइम चेंज हुई, ना कोई अनकंडीशनल सरेंडर हुआ और ना ही कोई परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन निकला। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हर साइड अपनी जीत क्लेम कर रहा है, लेकिन अगर न्यूट्रल नजरिए से देखें तो पिक्चर वही पुरानी लगती है। ये एग्जैक्टली वही पैटर्न है जो हम पहले भी देख चुके हैं। तो ऐसे में यहां फिर से वही सवाल खड़ा होता है कि क्या अमेरिका सच में वॉर जीतने में नाकाम है। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि असल में एक वॉर को जीतने का मतलब क्या होता है। लोग अक्सर अज्यूम करते हैं कि अगर एक कंट्री बैटलफील्ड पर डोमिनेंट है, एनिमी के बेसिस को डिस्ट्रॉय कर रहा है और अपनी मिलिट्री सुपीरियरिटी दिखा रहा है, तो वो वॉर जीत रहा है। लेकिन मिलिट्री स्टडीज और स्ट्रैटेजिक लिटरेचर एक क्लियर डिस्टिंक्शन ड्रॉ करते हैं बिटवीन टैक्टिकल सक्सेस और स्ट्रैटेजिक विक्ट्री।
टैक्टिकल सक्सेस का मतलब होता है कि स्पेसिफिक बैटल्स या ऑपरेशंस में जीतना, जैसे किसी सिटी को कैप्चर कर लेना, एनिमी के एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर देना या उनकी फोर्सेस को पीछे हटने पर मजबूर कर देना। जबकि स्ट्रैटेजिक विक्ट्री का मतलब होता है अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना, एक स्टेबल एंड स्टेट क्रिएट करना और इंश्योर करना कि कॉन्फ्लिक्ट वापस उसी फॉर्म में फिर से खड़ा ना हो, साथ ही अपोनेंट्स को खुद की टर्म्स एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर देना। इसीलिए हिस्ट्री में सिर्फ कुछ ही वॉर्स ऐसे हैं जहां विक्ट्री एब्सोल्युटली क्लियर थी और उसमें सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल वर्ल्ड वॉर 2 है। पहले कई हफ्तों तक सिर्फ एयर स्ट्राइक्स किए गए ताकि इराक की मिलिट्री को कमजोर किया जा सके। जब ग्राउंड वॉर शुरू हुआ तो सिर्फ 100 घंटों में ही सब खत्म हो गया। इराकी सेना कोएलिशन फोर्सेस की स्पीड और ताकत के सामने टिक नहीं पाई और आखिरकार इराक को कुवैत छोड़ना पड़ा। अमेरिका ने अपना ऑब्जेक्टिव पूरा होते ही लड़ाई रोक दी। उन्होंने सद्दाम हुसैन को हटाने या वहां रुककर नेशन बिल्डिंग जैसे काम शुरू नहीं किए। इसी वजह से ये क्लियर और क्लीन मिलिट्री विक्ट्री बनी। लेकिन यहीं पर एक बड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई। इस जीत ने अमेरिका को एक गलत कॉन्फिडेंस दिया। उन्हें लगा कि उन्हें वॉरफेयर का एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढ लिया है जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी और प्रिसिशन स्ट्राइक्स के दम पर हर वॉर जल्दी जीत सकते हैं। यहां से एक सोच बनी कि अगर ऑब्जेक्टिव लिमिटेड हो, कोएलिशन स्ट्रांग हो और लड़ाई का एनवायरनमेंट फेवरेबल हो तो जीत ऑलमोस्ट पक्की है। गल्फ वॉर ने यह भी दिखाया कि जब पॉलिटिकल गोल और मिलिट्री स्ट्रैटेजी एक लाइन में हो तो रिजल्ट डिसाइसिव हो सकता है। लेकिन सच यह है कि गल्फ वॉर एक एक्सेप्शन था, रूल नहीं। इसने हिस्ट्री का पैटर्न नहीं बदला बल्कि एक इल्यूजन क्रिएट किया। इसी इल्यूजन का खामियाजा अमेरिका को आगे चलकर अफगानिस्तान और इराक वॉर्स में भुगतना पड़ा, जहां अमेरिका फिर से वही पुरानी गलतियां दोहरा रहा था और लड़ाई लंबी, महंगी और उलझी हुई बन गई। दरअसल गल्फ वॉर की वो टेम्परेरी जीत और टेक्नोलॉजी का घमंड ज्यादा दिन तक नहीं टिका, क्योंकि 9/11 यानी 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए हमले ने उसे पूरी तरीके से शॉक कर दिया। न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स और पेंटागन पर हुए इस टेररिस्ट अटैक में दिखा दिया कि दुश्मन अब बॉर्डर्स पर नहीं बल्कि उनके घर के अंदर घुसकर वॉर कर सकता है। इस हमले के तुरंत बाद प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने वॉर ऑन टेरर का ऐलान किया और 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान पर ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम के नाम पे हमला बोल दिया। शुरुआत में लगा कि ये एक और डेजर्ट स्टॉर्म जैसी लाइटनिंग विक्ट्री होगी, क्योंकि दिसंबर 2001 तक तालिबान को काबुल से भगा दिया था और उनकी सरकार गिर गई थी। लेकिन यहां अमेरिका ने वही पुरानी वियतनाम वाली गलती दोहरा दी, जिसे स्ट्रैटेजिक लैंग्वेज में मिशन क्रीप कहते हैं। अमेरिका का असली काम अल कायदा को तबाह करना था, लेकिन वो वहां नेशन बिल्डिंग के नाम पर रुक गया। वो एक ऐसी जमीन पर डेमोक्रेसी थोपना चाहता था जहां सदियों से ट्राइबल लॉज और लोकल कल्चर का राज था। अफगानिस्तान में पूरी तरह कब्जा जमाने से पहले ही अमेरिका ने एक और मोर्चा खोलकर अपनी ताकत को बांट दिया। 20 मार्च 2003 को प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक पर इस दावे के साथ हमला कर दिया, सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी ऐसे हथियार हैं जो दुनिया के लिए खतरा है। इसलिए इराक किसी भी वक्त ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है। शुरुआत में सब कुछ गल्फ वॉर जैसा ही लगा। अमेरिका ने तेजी से एयर स्ट्राइक्स किए, मतलब जंग में शुरुआती महीनों में अमेरिकन फौज ने शॉक एंड ऑ की टेक्निक अपनाई और बहुत तेजी से बगदाद पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद सद्दाम हुसैन को पकड़कर सजा दी गई। लेकिन असली प्रॉब्लम यही शुरू हुई। इस बार अमेरिका सिर्फ रिजाइम को गिराकर वापस नहीं गया, बल्कि वहां रुककर पूरे इराक को नए तरीके से बनाने की कोशिश करने लगा। यहीं पर सब गड़बड़ हो गया। 9 अप्रैल 2003 को सद्दाम की सरकार गिरने के बाद वहां का एक बड़ा वैक्यूम पैदा हो गया। दरअसल अमेरिका ने इराक की पूरी आर्मी और सरकारी तंत्र को डिसॉल्व कर दिया। इस एडमिनिस्ट्रेटिव गलती ने लाखों ट्रेंड फौजियों को बेरोजगार कर दिया, जिन्होंने बाद में इंसर्जेंसी ज्वाइन कर ली। धीरे धीरे इराक एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन में चला गया। सुन्नी और शिया के बीच तनाव बढ़ने लगा, सांप्रदायिक हिंसा होने लगी और धीरे धीरे पूरा देश एक सिविल वॉर की तरफ बढ़ने लगा। इसी कियोस में अल कायदा और बाद में आइसिस जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स को पनपने का मौका मिल गया। इस तरह जो वॉर कुछ हफ्तों में खत्म होना चाहिए था, वो एक एंडलेस सेक्रेटेरियन सिविल वॉर में बदल गया, जहां अमेरिकन सोल्जर्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन। जहां गल्फ वॉर में 100 घंटे में ग्राउंड वॉर खत्म हो गया था, वहीं इराक में यह कॉन्फ्लिक्ट सालों तक चलता रहा। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिसके नाम पर वॉर शुरू हुआ था, वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कभी मिले ही नहीं। इससे अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को भी बड़ा झटका लगा। धीरे धीरे ये वॉर सिर्फ मिलिट्री चैलेंज नहीं,
बल्कि पॉलिटिकल और मॉरल क्राइसिस बन गया। आखिरकार सालों की लंबी लड़ाई, हजारों जानों का नुकसान और $1 ट्रिलियन खर्च करने के बाद भी अमेरिका इराक में एक स्टेबल सिस्टम खड़ा नहीं कर पाया। अमेरिका की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने कन्वेंशनल वॉर जीतने को ही फाइनल विक्ट्री समझ लिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में असली जंग उसके बाद शुरू हुई। गुरिल्ला अटैक्स, सुसाइड बॉम्बिंग्स और लोकल रेजिस्टेंस ने अमेरिकन फोर्सेस को उलझा कर रख दिया। इराक और अफगानिस्तान दोनों जगह दुश्मन एक फिक्स्ड आर्मी नहीं था जिसे एक जगह हरा दिया जाए। वो एक आइडिया था, एक नेटवर्क था जो टाइम के साथ एडॉप्ट करता गया। अफगानिस्तान में यह प्रॉब्लम और क्लियर हो गई। 1 दिसंबर 2009 को बराक ओबामा ने 30,000 एडिशनल ट्रूप्स भेजने का डिसीजन लिया ताकि तालिबान को खत्म किया जा सके, लेकिन तालिबान ने पहाड़ों का सहारा लिया और असिमेट्रिक वॉरफेयर जारी रखा। 2010 तक वहां लगभग 1.5 लाख नाटो ट्रूप्स मौजूद थे, लेकिन फिर भी हालात स्टेलमेट पर पहुंच गए थे। असल में यहां अमेरिका इसलिए हारा क्योंकि उसने जंग के नेचर को समझा ही नहीं। उसकी मशीन सिर्फ हाईटेक वॉर के लिए बनी थी, जबकि तालिबान असिमेट्रिक वॉरफेयर लड़ रहा था। तालिबान को पता था कि एक लोकतांत्रिक देश हमेशा के लिए एक महंगी और बेमतलब की जंग नहीं लड़ सकता और आखिर में उसे थक हार कर पीछे हटना ही पड़ेगा। तालिबान का मॉडल लंबा, पेशेंट, डिसेंट्रलाइज्ड और असिमेट्रिक था। इसी मिसमैच ने अफगानिस्तान को अमेरिका के लिए सबसे फ्रस्ट्रेटिंग वॉर बना दिया। आखिर में यह जंग पॉलिटिकल और मॉरल क्राइसिस बन गई क्योंकि $1 ट्रिलियन खर्च करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। 29 फरवरी 2020 को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ दोहा में एक समझौता किया जिसमें अफगानिस्तान से निकलने की तारीख तय हुई, लेकिन अमेरिका ने इसके बदले तालिबान से कोई पक्की गारंटी नहीं ली। जब 15 अगस्त 2021 को जो बाइडेन शासन के दौरान अमेरिकन फौज वहां से निकली तो तालिबान ने कुछ ही दिनों में काबुल पर दोबारा कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान के तख्तालीन प्रेसिडेंट अशरफ घानी को देश छोड़कर जाना पड़ा। इसी तरह 20 साल की लड़ाई और हजारों मौतों के बाद अमेरिका वहीं खड़ा था जहां से उसने शुरुआत की थी। दोस्तों, अमेरिका की इन सब नाकामियों के पीछे सबसे बड़ा रीजन अमेरिका का पॉलिटिकल माइलेज यानी सियासी भ्रम है। अमेरिका हमेशा फायर पावर और टेक्नोलॉजी को ही विक्ट्री समझता है, लेकिन वो दुश्मन की आइडियोलॉजी और लोकल लेजिटिमेसी को फैक्टर इन नहीं करता। अब जो 2026 में ईरान के साथ हो रहा है वो भी इस साइकिल का हिस्सा है। 28 फरवरी 2026 को जब स्ट्राइक्स किए गए तो अमेरिका को लगा कि खमेनी के बाद सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ईरान की रीजनल प्रॉक्सीज और उनकी इकोनॉमिक चोक पॉइंट्स की ताकत को अंडर एस्टिमेट किया। मॉडर्न वॉर्स में सिर्फ दुश्मन को मारना काफी नहीं है, बल्कि आपको एक स्टेबल पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहिए होता है जो अमेरिका कभी प्रोवाइड नहीं कर पाया। चाहे वो वियतनाम हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो या ईरान कॉन्फ्लिक्ट, अमेरिका की स्ट्रैटेजी हमेशा एग्जिट स्ट्रैटेजी के बिना शुरुआत होती है। जब दुश्मन सप्लाई चेन्स को ब्लॉक करता है और डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बढ़ती है तो अमेरिका के पास सीज फायर के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। यही वजह है कि दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री मशीन होने के बावजूद अमेरिका सिर्फ बैटल्स जीत पाता है, वॉर्स नहीं। दोस्तों, कुल मिलाकर अगर पूरी टाइमलाइन को सीधे तरीके से देखें तो एक बात साफ है, हर वॉर में ज्योग्राफी बदलती है, दुश्मन बदलता है, हथियार अपडेट होते हैं, लेकिन आउटकम का पैटर्न नहीं बदलता। शुरुआत हमेशा एक रैपिड इनिशियल मिलिट्री डोमिनेंस से होती है जहां अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी और फायर पावर से बैटलफील्ड कंट्रोल कर लेता है, लेकिन उसके बाद वॉर का असली फेज शुरू होता है जहां दुश्मन सीधी टक्कर छोड़कर असिमेट्रिक टैक्टिक्स अपना लेता है और कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे लंबा, महंगा और कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसी फेज में अमेरिका का एडवांटेज कम होने लगता है क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ वेपन्स की नहीं होती बल्कि विल पावर, लोकल सपोर्ट और पॉलिटिकल क्लैरिटी की होती है। यहीं पर अमेरिका हर बार फेल हो जाता है। उसकी स्ट्रैटेजी बैटलफील्ड को जीतने तक काम करती है, लेकिन एक स्टेबल पॉलिटिकल आउटकम क्रिएट करने में टूट जाती है। उसका क्लियर एग्जिट प्लान नहीं होता, ऑब्जेक्टिव्स बार बार बदलते रहते हैं और वॉर एक ऐसे लूप में फंस जाता है जहां जीत नजर आती है लेकिन हाथ कुछ नहीं आता। जब कॉस्ट बढ़ती है और डोमेस्टिक प्रेशर पीक पर पहुंच जाता है तब अमेरिका को कॉम्प्रोमाइज या विड्रॉवल का रास्ता चुनना पड़ता है। इसीलिए दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री होने के बावजूद अमेरिका अक्सर बैटल्स जीतकर भी वॉर्स नहीं जीत पाता। चलिए कोरियन वॉर से शुरू करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के ठीक 5 साल बाद 1950 में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया। इस वॉर में अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस के थ्रू एंट्री ले ली। शुरुआत में अमेरिका को लगा कि यह क्विक ऑपरेशन होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
दरअसल 1950 में नॉर्थ कोरिया ने 30th पैरेलल को क्रॉस कर दिया था। 30th पैरेलल एक इमेजिनरी लैटिट्यूड लाइन है जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को आपस में बांटती है। इससे अमेरिका को लगा कि ये यूनाइटेड नेशंस के मैंडेट के अंडर एक स्विफ्ट पुलिस एक्शन है। इसलिए जनरल डॉगलस मार्क आर्थर की लीडरशिप में अमेरिकन फोर्सेस ने इंचॉन लैंडिंग जैसा एक बेहतरीन टैक्टिकल दांवपेच दिखाया और नॉर्थ कोरियन आर्मी को पीछे ढकेलते हुए लगभग चाइना के बॉर्डर यानी यालू रिवर तक पहुंचा दिया। लेकिन तभी गेम बदल गया। इसमें चाइना ने अपने 3 लाख सैनिकों के साथ एंट्री मार ली। इसके बाद अमेरिका अचानक एक ऐसे वॉर में फंस गया जहां उसे समझ नहीं आ रहा था कि एस्केलेशन को कहां रोका जाए। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि अमेरिका न्यूक्लियर हथियार समेत अपने पूरी ताकत यूज नहीं कर सकता था। कोल्ड वॉर के दौर में अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन को डर था कि अगर जंग ज्यादा बढ़ी तो सोवियत यूनियन भी इसमें कूद पड़ेगा और वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। इसलिए उन्हें टोटल विक्ट्री की बजाय सिर्फ दुश्मन को रोकने पर फोकस करना पड़ा। आखिर में 1953 में यह जंग बिना किसी बड़े नतीजे के 30th पैरेलल पर ही रुक गई, यानी वही जहां से स्टार्ट हुआ था। यह सिर्फ एक सीज फायर थी, कोई पीस ट्रीटी नहीं। यही वजह है कि टेक्निकली आज तक कोरियन वॉर खत्म नहीं हुआ है। इससे यह साफ हो गया कि न्यूक्लियर के जमाने में अब जंग जीतने के लिए नहीं बल्कि लिमिटेड पॉलिटिकल गोल्स के लिए लड़ी जाएंगी। लेकिन अमेरिकन लीडरशिप ने इस सबक को सही से नहीं समझा, जो आगे चलकर उनके लिए भारी पड़ा। उनकी यही ना समझी उन्हें एक ऐसी डार्क टनल में ले गई जहां से निकलने में उन्हें दशकों लग गए। हम बात कर रहे हैं वियतनाम वॉर की। यह एक ऐसा वॉर था जहां से अमेरिका की वॉर स्टोरी का सबसे दर्दनाक चैप्टर लिखा गया। इस ट्रेजेडी की शुरुआत असल में मई 1950 में हुई थी, जब प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने कम्युनिज्म को रोकने के नाम पर वियतनाम में फ्रेंच फोर्सेस को फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट देना शुरू किया। ट्रूमैन को लगा कि सिर्फ पैसा और हथियार भेजकर वो एक आम एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल को दबा देंगे, लेकिन वहां से एक ऐसी आग सुलगी जो अगले कई दशकों तक अमेरिका को जलाती रही। 1953 में जब ड्वाइट डी आइजनहावर पावर में आए तो उन्होंने एक नया जियोपॉलिटिकल डर पैदा किया जिसे डोमिनो थियरी कहा जाता है। आइजनहावर को लगता था कि अगर वियतनाम कम्युनिस्ट हो गया तो उसके पड़ोसी देश जैसे लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड भी एक के बाद एक कम्युनिज्म के शिकार हो जाएंगे। इस डर चलते आइजनहावर ने पहली बार डायरेक्ट अमेरिकन मिलिट्री एडवाइजर्स और CIA ऑपरेटिव्स को साउथ वियतनाम भेजना शुरू किया। यहीं से अमेरिका धीरे धीरे इस जंग में फंसने लगा। ये एडवाइजर्स ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल अनजान थे। उन्हें वहां के जंगल, वहां के लोगों की आइडियोलॉजी और वहां के फ्रीडम स्ट्रगल का कोई बेसिक आइडिया नहीं था। फिर मई 1961 में प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने इस गलती को और बड़ा कर दिया। कैनेडी एक ऐसा इमेज प्रोजेक्ट करना चाहते थे जहां अमेरिका कम्युनिज्म के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने मिलिट्री एडवाइजर्स की गिनती कुछ 100 से बढ़ाकर लगभग 16,000 तक कर दी और स्पेशल फोर्सेस यानी ग्रीन बैरेट्स को ग्राउंड पर उतार दिया। कैनेडी के ही समय 2 नवंबर 1963 को साउथ वियतनाम के डिक्टेटर नेगो डिन टिम का कूप हुआ था, जिसमें CIA का हाथ था। इसने पूरे देश को एक और भी ज्यादा अनस्टेबल कर दिया। अमेरिका को अभी भी लग रहा था कि यह एक छोटी सी काउंटर इंसर्जेंसी प्रॉब्लम है, जिसे उनकी सुपीरियर ट्रेनिंग और मॉडर्न वेपन्स कुछ ही महीनों में सॉल्व कर देंगे। वियतनाम में असली मौत का तांडव तब शुरू हुआ जब अगस्त 1964 में गल्फ ऑफ टोंकिन इंसिडेंट के बाद प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन ने वॉर को पूरी तरह अमेरिकनाइज कर दिया। जॉनसन ने 2 मार्च 1965 को ऑपरेशन रोलिंग थंडर शुरू किया, जिसके तहत नॉर्थ वियतनाम पर इतने बॉम्ब गिराए गए जितने पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में भी नहीं चलाए गए थे और 1969 तक वहां 5.5 लाख से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स तैनात हो चुके थे। इसके बाद प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने 1969 में वियतनामाइजेशन की पॉलिसी अपनाई, मतलब अमेरिकन ट्रूप्स को धीरे धीरे वापस बुलाना और साउथ वियतनाम को खुद लड़ने के लिए तैयार करना। लेकिन अप्रैल 1970 में कंबोडिया पर सीक्रेट बॉम्बिंग शुरू करके लड़ाई को और भयंकर बना दिया। अब समझने वाली बात यह है कि अमेरिका के पास सब कुछ था, B-52 बॉम्बर्स, नापाम, मॉडर्न आर्टिलरी और हेलीकॉप्टर्स, जबकि सामने वियतकॉन्ग और नॉर्थ वियतनामीज आर्मी थे। उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस थे, फिर भी अमेरिका जीत नहीं पाया। दरअसल शुरुआत में अमेरिकन जनरल्स बहुत कॉन्फिडेंट थे। उनका लॉजिक सिंपल था, दुश्मन को जंगल में ढूंढो,
बमबारी करो और दुश्मनों को सफाया कर दो। लेकिन अमेरिकन लीडरशिप ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की थी। उन्होंने ज्योग्राफी और टेरेन को अंडर एस्टिमेट किया। वियतनाम एक घना जंगल था जहां टैंक्स और कन्वेंशनल ट्रूप फॉर्मेशंस यूजलेस थे। वहीं वियतकांग ने गुरिल्ला वॉरफेयर का सहारा लिया। वो जंगल में छुप जाते थे, अंडरग्राउंड टनल्स बनाते थे, अचानक से हमला करते और फिर गायब हो जाते थे। अमेरिकन सोल्जर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उन्हें पता ही नहीं होता था कि दुश्मन कौन है। दिन में जो किसान खेत में काम कर रहे होते हैं, रात में वही वियतकांग के सोल्जर बनकर उन पर फायर करते थे। इस असिमेट्रिक वॉरफेयर ने अमेरिकन मिलिट्री सुपीरियरिटी को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन वियतनाम की कहानी सिर्फ जंगल और एम्बुश की कहानी नहीं है, ये दिल और दिमाग की कहानी है। एक वॉर को जीतने के लिए आपको लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट चाहिए होता है। अमेरिका एक विदेशी पावर थी जो कि इस ऐसी जमीन पर लड़ रही थी जिसकी भाषा, कल्चर और हिस्ट्री से उनका कोई लेना देना नहीं था। अमेरिकन बमबारी ने वियतकांग से ज्यादा इनोसेंट सिविलियंस को मारा, जिसकी वजह से आम लोग अमेरिका के खिलाफ हो गए। हर गांव जिसे अमेरिका पैसिफाई करने की कोशिश करता, वहां की तबाही देखकर नए इंसर्जेंट्स पैदा हो जाते। इसके अलावा अमेरिका में बैठे जनरल्स एक डेंजरस इल्यूजन में जी रहे थे। उन्होंने सफलता मापने के लिए बॉडी काउंट्स का सिस्टम बनाया। उन्हें लगा कि अगर वो दुश्मन के ज्यादा सोल्जर्स को मारेंगे तो दुश्मन का मॉरल टूट जाएगा और वो सरेंडर कर देंगे। लेकिन ये कैलकुलेशन गलत थी। नॉर्थ वियतनामीज अपने देश के लिए लड़ रहे थे। उनके अंदर एक राष्ट्रवाद की आग थी जिसे बुझाना इम्पॉसिबल था। वो तब तक मरने और मारने के लिए तैयार थे जब तक अमेरिका थक नहीं जाता। यही वो वक्त था जब मीडिया और पब्लिक ओपिनियन ने वॉर का रुख बदल दिया। वियतनाम पहली ऐसी वॉर था जहां डायरेक्टली अमेरिकन के ड्राइंग रूम्स में टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट हो रहा था। जब अमेरिकन जनता ने देखा कि उनके जवान लड़के बॉडी बैग्स में वापस आ रहे हैं, जब उन्होंने देखा कि एंडलेस वॉर में उनके टैक्स के बिलियंस ऑफ डॉलर्स जल रहे हैं जिसका कोई क्लियर आउटकम नहीं दिख रहा है, तो अमेरिकन आर्मी का डोमेस्टिक पब्लिक सपोर्ट कोलैप्स हो गया। जनता सड़कों पर प्रोटेस्ट करने लगी, जिससे पॉलिटिकल लीडरशिप प्रेशर में आ गई। दोस्तों, एक डेमोक्रेसी तब तक वॉर नहीं लड़ सकती जब तक उसकी जनता उस वॉर को सपोर्ट ना करे। इकोनॉमिक कॉस्ट और पॉलिटिकल विल का यह क्लैश इतना इंटेंस था कि आखिर में जब 27 जनवरी 1973 यानी 1973 को पेरिस पीस अकॉर्ड्स साइन हुआ, तो अमेरिका ने अपनी सेना बुलानी शुरू कर दी और फाइनली 30 अप्रैल 1975 को प्रेसिडेंट जेराल्ड फोर्ड के दौरान नॉर्थ वियतनामी टैंक्स ने साइगांव के पैलेस पर कब्जा कर लिया। सीधी बात यह है कि अमेरिका वियतनाम में इसलिए हारा क्योंकि उसने वॉर को गलत समझा। उसने सोचा पावर से सब जीता जा सकता है, लेकिन सामने एक ऐसा दुश्मन था जो अपनी जमीन के लिए लड़ रहा था। जंगल, गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स और स्ट्रॉन्ग विल पावर के सामने अमेरिका फेल हो गया और उसे वियतनाम से बेइज्जत होकर निकलना पड़ा। लेकिन दोस्तों, वियतनाम की हार के बाद भी अमेरिका ने कोई खास सबक नहीं लिया और वही गलतियां बाद में अफगानिस्तान और इराक में भी दिखी। हालांकि गल्फ वॉर के दौरान एक ऐसा फेज आया जब लगा कि अमेरिका ने अपनी खोई हुई ताकत और इमेज वापस पा ली है। गल्फ वॉर की शुरुआत 1990 में हुई जब सद्दाम हुसैन की इराकी फौज ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर हमला कर दिया। इराक ने ऑयल की चोरी के आरोप लगाकर कुवैत पर कब्जा कर लिया और इसे अपना 19वां प्रांत घोषित कर दिया। इस कदम ने पूरी दुनिया को हिला दिया क्योंकि यह सीधा इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन था। यूनाइटेड नेशंस ने तुरंत इराक को पीछे हटने को कहा, लेकिन सद्दाम ने इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिका के नेतृत्व में 30 से ज्यादा देशों का एक बड़ा कोएलिशन बना जिसका सीधा मकसद था कुवैत को आजाद करना। इस मिशन को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नाम दिया गया, जो 1991 की शुरुआती महीनों में लड़ा गया। ये वॉर अमेरिका के लिए काफी अलग था क्योंकि इस बार लड़ाई जंगल में या पहाड़ों में नहीं थी, बल्कि खुले डेजर्ट में हो रही थी। यहाँ अमेरिकन सैटेलाइट्स और एयर पावर को क्लियर एडवांटेज मिल रहा था। इराकी सेना गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स यूज नहीं कर पा रही थी, बल्कि सीधे कन्वेंशनल तरीके से लड़ रही थी, जैसे कि कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिकन आर्मी ने ट्रेनिंग ली थी। इस वॉर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी जबरदस्त यूज हुआ था। पहली बार दुनिया ने लाइव टीवी पर स्मार्ट बॉम्ब्स और जीपीएस की पावर देखी। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सीधा था, कुवैत को आजाद करना, और उसी पर फोकस रखा गया। Study IQ IAS, making India smarter and better.